गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। आज हमारी थर्ड क्लास है और शायद आज के क्लास में हम सारा कुछ जो भी हमारे सोलर सिस्टम के बारे में जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो हमारा जुपिटर है ना, जुपिटर तक हम पहुँच चुके थे। हमने स्टार्ट किया था कल की क्लास में, हमने स्टार्ट किया था अपने मरकरी से लेकर के हमने जुपिटर तक के जो जितने भी प्लैनेट्स हैं सबके बारे में पढ़ लिया, ठीक है। जुपिटर के बारे में कुछ और एक दो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। जुपिटर जो है पहली चीज़ तो सबसे बड़ा है, ठीक। उसके बाद में जो उसके मून्स हैं वो सबसे ज़्यादा है ना। हमारा जितना भी सोलर सिस्टम है उसके अंदर जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा मून्स है, सबसे ज़्यादा मून है, सबसे बड़ा साइज है, ठीक। यहाँ पर ये गैसियस जाइंट है ना। इसको क्या बोला जाता है? गैसियस जाइंट। मतलब कि ये एक पूरा गैस का गोला है, ठीक है। गैस का गोला। यहाँ पर लिक्विड हाइड्रोजन है बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में, ठीक है। यहाँ पर सॉलिड सरफेस नहीं है खड़े होने के लिए। जुपिटर की बात चल रही है। जुपिटर पर ना तो सॉलिड सरफेस है ना। और इसका जो एटमॉस्फेयर है ये बहुत ही ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं कि रेडिएशन से फुल है। रेडिएशन जो है यहाँ पर इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से इसको स्टार्स के जैसा रेडिएशन इसके अंदर से निकलता है, जुपिटर के अंदर से। और इसीलिए इसको तारा सदृश ग्रह भी कहते हैं। मतलब कि स्टार्स लाइक प्लेनेट है ये, मतलब स्टार की तरह एक प्रॉपर्टी इसके अंदर भी आ जाती है, ठीक है स्टूडेंट। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो जुपिटर पर जो है एक तूफान है, एक साइक्लोन है। जैसे मान लो ये हमारा जुपिटर प्लेनेट है, उस पर अगर हम देखते हैं अर्थ से उसको, तो रेड कलर का एक स्पॉट दिखाई देता है ना। रेड कलर का एक स्पॉट दिखाई देता है। जैसे हमारे चंद्रमा पर, हमारे मून पर जो है बहुत सारे स्पॉट्स हैं जो कि ऑब्वियसली एस्टेरॉइड्स के टकराने की वजह से बनते हैं। और चूंकि वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो वो मिटते भी नहीं है। जैसे कि जो लोग चंद्रमा पर पहली बार गए थे, नील आर्मस्ट्रांग, है ना, तो उनके जो पैरों के निशान है वो आज भी चंद्रमा की सतह पर मौजूद है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई हवा नहीं चलती है ना, कुछ नहीं होता है, कोई एक्टिविटी नहीं है। तो इसकी वजह से वो जो निशान है ना, उनके जो फुटप्रिंट है वो अभी तक एज इट इज है, वो मिटे भी नहीं है। तो अब यहाँ पर देखो जुपिटर पर तो बहुत ही एनवायरनमेंट जो है, यहाँ पर वातावरण, वायुमंडल जो है इसके पास है, ठीक है। हालांकि वो हार्मफुल है, हम उसमें रह नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते, बट एटमॉस्फेयर है उसके पास, ठीक। बट उसके अगर आप देखोगे जुपिटर पर तो रेड कलर का स्पॉट आपको दूर से अर्थ से दिखाई देता है ना। अब ये जो स्पॉट है ये एक्चुअल में कोई स्पॉट नहीं है, ये वहां पर एक तूफान है ना, साइक्लोन है। जो कि अब चूंकि जुपिटर जो है रेड कलर का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर भी जो है कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिनकी वजह से वहाँ की जो डस्ट है वो रेड कलर की है ना। तो रेड कलर का ही तूफान, भाई जब हवा चलेगी तो धूल उड़ेगी, है ना। जैसे हमारे धरती पर भी तूफान बनते हैं इस तरीके से, गोल गोल साइक्लोन जिसको हम बोलते हैं या हरिकेन बोलते हैं, तो उनके साथ वो जो भी मटेरियल होता है वो सभी को उड़ा के ले जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर भी इस तरीके का साइक्लोन जो है कंटिन्यूअसली जो है ये तूफान है ना। रेड स्पॉट जो है जुपिटर का एक्चुअल में एक तूफान है जो कि वहां पर लगभग 200 से 300 सालों से, कितने सालों से? 200 से 300 वर्ष से यहाँ पर जो है कंटिन्यूअसली वो घूम रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है। और इसका जो साइज है वो अर्थ से भी 2 या 3 गुना ज़्यादा है। मतलब कि जितनी बड़ी हमारी पृथ्वी है उतना बड़ा तूफान उठता है कहाँ पर? बृहस्पति ग्रह पर, ठीक है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर ये जो रेड स्पॉट है ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ये रेड स्पॉट जो है जुपिटर का ये क्या है। तो एक्चुअल में ये जो रेड स्पॉट है ये यहाँ पर उठने वाला एक तूफान है जो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर रन कर रहा है, घूम रहा है ना। और उसमें जो है आयरन ऑक्साइड ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से मास का भी रंग कुछ रेडिश होता है। वैसे ही इस स्पॉट का भी जो रंग है वो लाल है, तो ये दूर से दिखाई देता है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो इसके बारे में हमको जानना है। फिर दूसरी चीज़ जुपिटर के बारे में हमने बताया था कि इसके बहुत सारे मून्स हैं। उस मून्स में से कुछ मून्स ऐसे हैं, है ना, जिनके ऊपर लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ को जो है ढूंढा जा रहा है ना। कैसे ढूंढा जा रहा है वो देखो जरा, कि बृहस्पति तो बहुत ज़्यादा दूर है, हम कह रहे हैं कि सन से इसका जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा है। मतलब कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कैसा है? कम है, टेम्परेचर कम है, रेडिएशन बहुत ज़्यादा है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है ना। तो मतलब कि यहाँ पर जुपिटर पर तो लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं है। बट इसका जो मून है एक, है ना, यूरोपा, क्या नाम है इसका? यूरोपा मून। जैसे हमारा मून है चंद्रमा, वैसे ही ये भी यूरोपा जो है इसका भी लगभग साइज हमारे मून के इतना ही है। जितना बड़ा चंद्रमा है पृथ्वी का उतना ही बड़ा यूरोपा भी है। तो ये जो यूरोपा है इसके ऊपर लाइफ की पॉसिबिलिटीज को फाइंड आउट करने की कोशिशें चल रही है। उसका रीजन क्या है कि देखो, पहली चीज तो
इसकी जो अंडरग्राउंड यहाँ पर जो है बहुत मोटा लेयर मिला हुआ है, ऐसा अनुमान है वैज्ञानिकों का कि बर्फ की बहुत मोटी चादर है यहाँ पर, है ना, आइस का एक बहुत ही थिक लेयर यहाँ पर है जिसके नीचे हो सकता है। ये सब अभी देखो पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि वहाँ पर जाकर तो किसी ने देखा नहीं है, जो भी एनालिसिस होते हैं उसके बेसिस पर साइंटिस्ट बात करते हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर जो है बर्फ की चादर के नीचे, क्योंकि ठंडा ग्रह है और लिक्विड वाटर हो सकता है। यही बात जो है हम शनि का एक उपग्रह है, ठीक है, टाइटन, उसके बारे में भी करेंगे, तो यही चीज़ यहाँ पर भी अवेलेबल है। दूसरी चीज़, इसको इनफ टेम्परेचर, ये जो रेडिएशन है जो कि बृहस्पति से आता है, हमने अभी कहा ना कि बृहस्पति जो है जुपिटर, ये बहुत भारी मात्रा में रेडिएशन को इमिट करता है ना, बहुत भारी मात्रा में जो है विकिरण को उत्सर्जित करता है। उस विकिरण से ये बर्फ की मोटी चादर जो है ये प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर मान लो कि यूरोपा की जो बर्फ की चादर है उसके नीचे लिक्विड वाटर हुआ, तो अगर लिक्विड वाटर होगा तो लाइफ होगी, तो लाइफ होने के बाद भी उसके सर्वाइवल की कंडीशंस यहाँ पर ज़्यादा इसलिए बन रही है क्योंकि जो वो लेयर है ना, वो लेयर जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। क्योंकि बाकी के जो मून से यूरोपा के, वो भले ही बाकी सारी चीज़ें वहाँ फेवरेबल हो, बट वो अपने ही प्लेनेट के रेडिएशन की वजह से वहाँ पर कुछ भी लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती है। बट यूरोपा ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर बर्फ़ की मोटी चादर की वजह से, लेयर की वजह से उसके नीचे लाइफ होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो उसको रेडिएशन से बचा सकती है, ठीक है। तो इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो अब इसका साइज़ की अगर बात करें यूरोपा की, तो इसका जो साइज़ होता है ये लगभग हमारा जो मून है ना, पृथ्वी का जो मून होता है चंद्रमा, उसी के लगभग बराबर होता है साइज में। ग्रेविटी भी, जब देखो साइज इक्वल है तो ग्रेविटी भी उसकी क्या होगी, इक्वल होगी। और यहाँ पर ही अब जो जुपिटर की बजाय वैज्ञानिक जो है इस ग्रह के, इस मून के ऊपर जो है जीवन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो हो गई यूरोपा की बात। अच्छा, एक और चीज मैंने बताई थी कल कि जो जुपिटर है उसके 4 मून हैं जिनको गैलीलियो ने डिस्कवर किया था, है ना। जुपिटर के 4 मून हैं जिनको गैलीलियो ने डिस्कवर किया था, वो मैं लिख देता हूं। पहला है जुपिटर, जुपिटर सेकंड बोल लीजिए या इसको 11 बोल लीजिए, जुपिटर। इसके बाद में है यूरोपा, है ना, यूरोपा। देन इसके बाद में है गैनीमेडी, गैनीमेडी, ठीक। और इसके बाद में है कैलिस्टो, है ना, कैलिस्टो। ये 4 जो ऐसे आपके जो जुपिटर के मून हैं जिनको किसने डिस्कवर किया था, गैलीलियो गैली ने, है ना। गैलीलियो जिसने सबसे पहले हमें ये बताया था कि भाई जो अर्थ है वो सन का रिवॉल्यूशन करती है। पहले ये समझा जाता था कि जो सन है वो अर्थ का रिवॉल्यूशन करता है, ठीक है। तो गैलीलियो ने इन चारों जो इनके मून से इनको सबसे पहले फाइंड आउट किया था, ठीक है। और इसी वजह से इनको गैलीलियो मून भी कहा जाता है। जो जुपिटर के 4 मून हैं उनको गैलीलियो ने फाइंड आउट किया था, गैलीलियो ने खोजा था। उन चारों के नाम मैंने यहाँ पर आपकी जो बोर्ड है इस पर लिख दिया है, ठीक है। तो इसको भी हमें याद रखना है कि ये चारों जो है इस तरीके से गैलीलियो के द्वारा खोजे गए थे, ठीक। अब इसमें से देखो ये जो आपका गैनीमेडी है ये तो क्या है, लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट है। ये तो मैंने कल ही बता दिया था कि पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा जो मून है ना, सभी ग्रहों की बात कर रहे हैं हम, सभी ग्रहों में सबसे बड़ा जो चंद्रमा है, मून जो है वो किसका है, बृहस्पति का है, लार्जेस्ट मून है, ठीक है। तो ये बात हमको याद रखनी, और इन चारों की जो खोज है वो गैलीलियो ने की थी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो हो गई बात जुपिटर की। अब जुपिटर से हम आगे चलते हैं, जुपिटर से हम आगे चलते हैं। अब देखो जुपिटर में एक और चीज है कि जुपिटर के जो मून्स है वो बहुत सारे, और अभी भी उनका जो है खोजें चल रही है, डिस्कवरी चलती रहती है, रोज नया कोई ना कुछ उसके साथ मिल ही जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लेनेट है तो उसकी स्टडी में बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम होता है और वैज्ञानिक उस पर लगे हुए हैं। आगे चलो तो देखो अगला ग्रह है हमारा सैटर्न। सैटर्न को हिंदी में बोला जाता है शनि, ठीक है। इसका एक और नाम है काला ग्रह, काला ग्रह। अब काला ग्रह इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एस्ट्रोनॉमी है, मतलब कि हमारा जो हिंदू धर्म है उसके अनुसार शनि ग्रह जो है वो थोड़े से बैड इफेक्ट वाला होता है ना। हम सभी को पता है कि शनि ग्रह जो होता है वो बैड इफेक्ट वाला माना जाता है, जिसकी वजह से इसको काला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। बाकी दिखने में अगर हम बात करें तो शनि ग्रह को सबसे सुंदर ग्रह बोला जाता है, ठीक है, सबसे सुंदर ग्रह है ये, ब्यूटीफुल। सब जितने भी प्लेनेट है हमारे उन सब में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, दिखने में सुंदर कौन सा ग्रह है, शनि ग्रह। क्यों है, क्योंकि कोई बता सकता है क्या क्यों शनि को सबसे ब्यूटीफुल प्लेनेट क्यों कहा जाता है भाई, होते हैं, ठीक है। शनि जो प्लेनेट है आपका, इसके चारों तरफ जो है इस तरीके से आप देखेंगे
तो ये रिंग आपको दिखाई देगा, है ना। ये जो रिंग होता है ये एक्चुअल में जैसे हमारा एस्टेरॉइड बेल्ट है ना, हमने देखा था ना कि जो हमारा मार्स है और जुपिटर है उसके बीच में इस तरीके एस्टेरॉइड बेल्ट है जो कि सन का रिवॉल्यूशन करता रहता है। वैसे ही शनि ने भी क्या किया हुआ है कि अपने चारों तरफ एस्टेरॉइड्स को जमा कर रखा है और वो शनि ग्रह के चारों तरफ, सैटर्न के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब चूंकि ये बहुत ज़्यादा दूर है, सन से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए यहाँ पर जो है बर्फ़ जमना नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि शनि को सबसे ठंडा ग्रह भी कहते हैं, आइस जाइंट भी कहा जाता है। शनि हो या फिर आपका यूरेनस हो और आगे का जो प्लेनेट है नेपच्यून हो, इसको आइस जाइंट कहा जाता है, मतलब कि बर्फ़ के दानव, क्योंकि यहाँ पर पूरी बर्फ़ जमी हुई है, सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर है और इसी वजह से इनको आइस जाइंट भी कहते हैं। तो ये जो इसके ये जो वलय है, जो रिंग है, ठीक है, जब इन पर सनलाइट पड़ता है तो ये क्या करते हैं, शाइन करने लगते हैं और जिसकी वजह से इसकी सुंदरता जो है, इसकी ब्यूटी जो है वो बढ़ जाती है और इसीलिए शनि ग्रह जो है सबसे सुंदर ग्रह पूरे यूनिवर्स में माना जाता है, मतलब सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। अब आगे चलो, तो शनि के बारे में और क्या खास बात है भाई, कि शनि ग्रह जो है अर्थ से कितना बड़ा है। शनि ग्रह जो है अर्थ से लगभग 750 गुना ज़्यादा बड़ा है, मतलब कि 750 टाइम्स जो है ये लार्जर है किसके कंपैरिजन में, अर्थ के कंपैरिजन में। दैट मीन्स कि 750 पृथ्वियाँ उसके अंदर समा सकती है। ठीक, आगे अगर चलो तो शनि जो सैटर्न है इसकी खोज किसने की थी, इसकी भी खोज जो है गैलीलियो ने की थी। किसने की थी, गैलीलियो ने की थी, शनि ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी। अब गैलीलियो ने, देखो गैलीलियो ने बहुत काम किया है एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, क्योंकि वो तो हमेशा टेलीस्कोप से ही लगे रहते थे, तो उन्होंने बृहस्पति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी और शनि ग्रह चूंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग था दिखने में, तो इसके ऊपर भी उन्होंने बहुत सारी खोजबीन की और उन्होंने ही शनि ग्रह को सबसे पहले खोजा था। ठीक है, तो गैलीलियो ने बताया। फिर इसके बाद अगर हम चलें तो हमें पता है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट, ये तो सभी को पता होगा कि शनि ग्रह जो है सोलर सिस्टम में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर, है ना। जुपिटर के बाद जो है आपका सैटर्न आता है और सैटर्न जो है लगभग है ना, अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो जुपिटर के कंपैरिजन में हाफ है, आधा है, मतलब कि जुपिटर इससे डबल साइज का है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट है। सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट के बाद इसके मून्स की बात करें कि आपका जो सैटर्न है उसके पास कितने नॉन मून्स हैं, तो 62 है ना, 62 मून्स जो हैं जो शनि ग्रह के अब तक खोजे जा चुके हैं और अभी तक उनका जो ऑर्बिट है, मतलब कि वेल डिफाइन ऑर्बिट, वेल डिफाइन हम कहें कि फिक्स्ड ऑर्बिट है। देखो होता क्या है कि जब भी किसी ग्रह की खोज की जाती है ना, तो उसके मून भी हमें दिखाई दे जाते हैं बहुत जल्दी आसानी से, बट वो किस ऑर्बिट पर घूम रहे हैं उस ऑर्बिट को पूरी तरीके से ऑब्जर्व करने के लिए बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे हमारा चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ 27 दिन के आसपास जो है उसको टाइम लगता है पूरा घूमने में। तो मतलब कि अगर कोई मून की स्टडी कर रहा है तो उसको मिनिमम 27 डेज जो है वो उसको कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। तो वैसे ही सबका जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग है और इसके तो 62 मून्स है, इसी वजह से थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है ये और नई नई चीज़ें पता लगती रहती है। ठीक है, तो बट 62 जो मून्स है उनका जो ऑर्बिट है वो ऑर्बिट जो है वो फिक्स्ड है ना। फिक्स्ड ऑर्बिट का मतलब कन्फर्म्ड ऑर्बिट है। जैसे कि ये सैटर्न है, इसका एक मून है, अब इसका जो ऑर्बिट है इस तरीके का है। इसी तरीके से जितने भी उसके 62 मून्स हैं उन सबका ऑर्बिट जो है साइंटिस्ट ने खोज लिया है। साइंटिस्ट को पता है कि वो किस ऑर्बिट में जो है रिवॉल्यूशन करते हैं, शनि ग्रह के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, अब देखो प्लेनेट जितना बड़ा होगा उसके मून्स का नंबर भी उतना ही बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा तो वो स्पेस के अनवांटेड जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको कैप्चर कर सकता है, उनको ट्रैप कर सकता है, जिसकी वजह से उनका नंबर्स बढ़ जाता है। तो देखो 62 मून्स, 62 मून के बाद की अगर बात करें तो इसका जो इंपॉर्टेंट जो आपका उपग्रह है शनि का, सबसे महत्वपूर्ण उपग्रह या सबसे महत्वपूर्ण चंद्रमा जो है वो है टाइटन, है ना। टाइटन इसका नाम है और ये जो टाइटन ग्रह है या उपग्रह है इस पर भी जीवन की जो संभावनाएं हैं वो खोजी जा रही हैं। उसका भी रीज़न क्या है, उसका भी रीज़न सबसे फर्स्ट तो यही है कि इसका साइज़ जो है
वो एक फेवरेबल है लाइफ के रिस्पेक्ट में, मतलब कि जीवन के लिए आदर्श एक जो साइज होना चाहिए किसी प्लेनेट का वो इसके पास है। ठीक, दूसरी चीज कि यहाँ पर भी आइस का बहुत थिक लेयर है जिसके नीचे लाइफ सर्वाइव कर सकती है, जो उसको रेडिएशन से बचा सकती है। देखो अब लाइफ जब भी हम बोलते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जैसे लोग वहां पर मिलेंगे। लाइफ से मतलब है कि अगर एक बैक्टीरिया भी वहां मिल जाता है, एक सिंगल सेल आपका जो भी एनिमल है वो भी अगर मिल जाता है तो भी वो जीवन है, क्योंकि पृथ्वी पर भी तो शुरुआत ऐसे ही हुई थी ना, पहले सिंगल सेल आए, फिर मल्टी सेलुलर आए, फिर हमारे जैसे वेल डेवलप्ड जो है ह्यूमन बींग्स आए। तो अगर सिंगल सेल मिल जाती है तो बाकी की चीजें भी मिलने की संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइटन पर जो है इन्हीं दो वजहों से जो है जीवन की खोज जो है वो जारी है। ठीक, और टाइटन जो है शनि ग्रह की परिक्रमा कितने दिन में करता है? टाइटन जो है उसको भी लगभग 31 या 32 डेज लगते हैं शनि ग्रह की एक परिक्रमा करने में। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। तो टाइटन जो इसके बारे में एक और क्या खास बात है कि जैसे शनि सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है, वैसे ही टाइटन जो है वो क्या है? सेकंड लार्जेस्ट मून है पूरे सोलर सिस्टम का। जैसे कि सबसे बड़ा मून किसका था? बृहस्पति, जुपिटर का। ठीक, और उसके बाद दूसरे नंबर का जो मून है वो किसका है? टाइटन है। सेकेंड लार्जेस्ट मून है पूरे सोलर सिस्टम में, और वो किसके पास है? शनि ग्रह के पास है। ठीक है, ये इसके बारे में हमको बात याद रखनी है। अगला देखो, तो अगर इसकी हम डेंसिटी की बात करें, है ना, तो ये लो डेंसिटी है किसके कंपेरिजन में? ये वाटर के कंपेरिजन में। मतलब कि जल की तुलना में जो इसका घनत्व है वो बहुत कम है। बहुत तो नहीं कह सकते पर कम है, कम है जल की तुलना में इसका घनत्व। क्यों है भाई जल की तुलना में कम इसका घनत्व? ठीक है, जल की तुलना में इसका घनत्व कम होने की वजह से इस पर से इसकी एक और स्पेशलिटी हमको पता चलती है कि ये अगर शनि ग्रह को मान लो हम पानी में ऐसा हो सकता है कि किसी समुद्र में अगर हम इसको डुबाना पॉसिबल हो, तो अगर समुद्र में इसको डाला जाए, पानी के अंदर डाला जाए, तो ये क्या करेगा? फ्लोट करेगा, तैरेगा। मतलब कि शनि ग्रह को अगर पानी में रखा जाता है तो वो पानी में तैरेगा। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है। फाइन, जैसे कोई भी चीज वाटर में कब फ्लोट करती है? जब उसकी डेंसिटी कम होती है। तो वैसे ही शनि ग्रह की डेंसिटी जो है वो पानी से कम है। इसी वजह से अगर ऐसा संभव हो कि उसे पानी में रखा जाए तो वो पानी पर क्या करेगा? तैरेगा। ठीक है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक, चलो, तो ये हो गई घनत्व की बात। फिर अगली अगर हम बात करें इसके बारे में, तो देखो इसका जो डायामीटर है, इसका जो व्यास है वो कितना है? वो लगभग 1,16,460 या 61 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, ये इसका डायामीटर है, ये इसका व्यास है। ठीक, व्यास का मतलब सभी को पता है, ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है इसको हम जो है व्यास या डायमीटर कहते हैं। इसका हाफ अगर करेंगे तो रेडियस हो जाएगा। मतलब कि 1,16,460 किलोमीटर का शनि ग्रह का व्यास है, पूरा का पूरा डायमीटर है, जिसमें उसकी जो रिंग्स हैं, है ना, वो इंक्लूडेड नहीं है। रिंग्स को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, वो तो अलग है। अगर वहां तक जाओगे तो फिर और ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगी। बट यहाँ पर सिर्फ हम बात कर रहे हैं शनि ग्रह के जो प्लेनेट है उसके व्यास की अगर हम बात करें तो इतना उसका व्यास होता है। ठीक, चलो फिर आगे चलें तो और क्या हम कह सकते हैं भाई, शनि की जो दूरी है वो कितनी है? सूर्य से शनि की दूरी कितनी है? सूर्य से जो शनि की दूरी है वो है लगभग 1487 मिलियन किलोमीटर। कितनी है? 1487 मिलियन किलोमीटर। मतलब कि सूर्य से इसकी दूरी जो है काफ़ी ज़्यादा है। जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली दूरी जो है बढ़ती जाएगी। अब अगर दूरी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? दूरी बढ़ेगी तो हमारा जो रिवॉल्यूशन पीरियड है वो भी बढ़ जाएगा। सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो समय है वो ऑब्वियसली बढ़ेगा ना भाई। जैसे मान लो ये सूर्य है तो इसके पास बुध ग्रह है, तो बुध ग्रह को तो इतना सा घूमना है बस, तो उसका रिवॉल्यूशन पीरियड कम है। पर शनि ग्रह तो बहुत दूर है, तो इसलिए उसको इतना पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा, इसलिए उसका रिवॉल्यूशन पीरियड क्या है? बहुत ज़्यादा है। इसका रिवॉल्यूशन पीरियड लगभग कितना है? धरती के समय के अनुसार अगर चले तो 29 वर्ष, मतलब कि 29 ईयर्स का समय लगता है शनि को एक चक्कर सूरज का लगाने में। मतलब कि शनि पर जो साल होगा, है ना, शनि का जो ईयर होगा वो कितने साल का होगा? अर्थ के कंपैरिजन में 29 साल का एक साल होगा शनि ग्रह पर। ठीक है, चलो फिर आगे चलें तो इसके सैटेलाइट मैंने आपको बता ही चुका हूं कि सैटेलाइट इसके कितने हैं? 62 सैटेलाइट है। अगर इसके रोटेशन की बात करें, मतलब अपने अक्ष पर ये कितने दिन में घूमता है, या अपने अक्ष पर एक परिक्रमा, एक रोटेशन कंप्लीट करने में इसे कितना टाइम कंज्यूम करता है, तो उसकी अगर हम बात करें तो ये रोटेशन करता है लगभग 10 घंटे 40 मिनट में। कितने उसमें करता है? 10 घंटे 40 मिनट में।
अब देखो ये तो बहुत कम टाइम है, अर्थ जो है अपना रोटेशन कितने टाइम में पूरा करती है, 24 आवर्स में अप्रॉक्सीमेटली, है ना, लगभग 24 घंटे में पूरा करती है। और शनि कितने इसमें पूरा कर रहा है, 10 घंटे 40 मिनट में पूरा कर रहा है। मतलब कि और बृहस्पति भी जो है वो 9 मिनट के आसपास कर रहा था। मतलब कि जितना प्लेनेट का साइज यहाँ पर बड़ा होता जा रहा है उसका रोटेशन जो है वो फास्ट होते जा रहा है, वो फटाफट घूम रहा है, ठीक है, रोटेशन उसका फास्ट होता जा रहा है। अगर मान लो यही रोटेशन अर्थ पर होता तो क्या होता, ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि अगर अर्थ जो है दुगनी स्पीड से घूमना शुरू कर दे तो क्या होगा। वही देखो, अगर अर्थ दुगनी स्पीड से घूमना शुरू करेगी, कोई भी ऑब्जेक्ट जब घूमता है तो उसमें जो है फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, दो फोर्स लगते हैं। मतलब कि जो चीज़ें, जैसे आज हम प्रॉपरली अच्छे से अर्थ पर खड़े हैं, अगर अर्थ बहुत तेज घूमना शुरू कर दे तो क्या होगा, हम भी जो है हो सकता है कि एटमॉस्फेयर से होते हुए बाहर स्पेस में चले जाएं। भाई जैसे वॉशिंग मशीन का ड्रायर जब घूमता है तो पानी की जो बूंदें होती है कपड़े के अंदर, पानी जो होता है उसको पूरा क्या कर देता है, बाहर फेंक देता है। वैसे ही अर्थ ने अगर फास्ट रिवॉल्यूशन किया तो दिन रात जल्दी जल्दी होंगे, जिसकी वजह से वेदर पर इफेक्ट पड़ेगा, है ना, बाकी की सारी चीज़ों पर इफेक्ट पड़ेगा। और सबसे पहली बात तो हम लोग हो सकता है कि उड़कर जो है आसमान में चले जाएं, है ना, बट ऐसा नहीं है। अभी तो हमारी अर्थ अच्छी खासी स्पीड जो उसकी है उसी पर घूम रही है। तो शनि ग्रह या जितने भी बड़े प्लेनेट है दूर वाले, वो सभी जो है फास्ट रिवॉल्यूशन करते हैं, सॉरी फास्ट रोटेशन करते हैं, अपने अक्ष पर बहुत ही तेजी से घूमते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलो फिर अगर हम आगे बात करें इसके अलावा शनि ग्रह के बारे में, ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन है इतनी पर्याप्त है, इससे ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसकी सतह पर अगर हम बात करें तो कई सारे प्रोब्स भेजे जा चुके हैं जो उसकी एनालिसिस अभी भी कर रहे हैं, कुछ दूर से, क्योंकि इसकी भी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा अगर इसके पास कोई प्लेनेट जाता है, सॉरी प्रोब अगर इसके ज़्यादा पास जाता है तो वो क्या करेगा, वो उसको अट्रैक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो इस वजह से ज़्यादा उसकी ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसके अंदर हम नहीं जा सकते हैं, तो बाहर से इसकी जो है स्टडी हो रही है। ठीक है, तो अनमैन्ड प्रोब होंगे ऑब्वियसली सारे। ठीक है, इन फ्यूचर की अगर हम बात करें तो शनि पर ऐसा कोई भी प्लान अभी फिलहाल में नहीं है, क्योंकि सारा फोकस जो है वो मास के ऊपर है, क्योंकि वो हमारे पास भी है और साथ में उसमें लाइफ की पॉसिबिलिटी भी। ठीक है, चलो तो अब ये शनि ग्रह हो गया। अब शनि ग्रह के बाद अगले ग्रह की तरफ हम चले, आगे हम चले अगले ग्रह की तरफ। तो अगला जो ग्रह है हमारा यूरेनस, है ना। यूरेनस को हिंदी में बोला जाता है अरुण ग्रह। यूरेनस को क्या बोला जाता है, अरुण ग्रह। ठीक है, अरुण वरुण ज्ञान। अब अरुण जो है इसका एक और नाम है कि ये स्वर्ग का देवता, स्वर्ग का देवता ग्रह, ऐसा भी इसको बोला जाता है। ठीक है, फिर क्योंकि ये जो है जो हमारा अगर हम हमारे पुराणों के अनुसार बात करें तो जो सूर्य देवता है ना, सूर्य देवता का जो रथ है उनके सारथी है अरुण। समझ में आ रही, सारथी मतलब रथ चलाने वाला, तो सूर्य देवता के सारथी है, मतलब ये भी एक देवता है और स्वर्ग का देवता इनको कहा जाता है। चलो ये तो हो गई बात। अब आगे चलो, तो यूरेनस जो है इसकी अगर हम बात करें तो सूर्य से दूरी की अगर हम सबसे पहले बात करें, ये हमारे पास सन है हमारा, है ना, और ये मान लीजिए यूरेनस है, और यूरेनस तो बहुत दूर है, तो इसको इसीलिए इसको भी क्या कहा जाता है, आइस जाइंट कहा जाता है ना। दूरी की अगर हम बात करें सबसे पहले तो दूरी है इसकी लगभग 2870 मिलियन किलोमीटर, है ना, मतलब कि 2870 मिलियन किलोमीटर इसकी सूर्य से दूरी है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक, और इसी वजह से सूर्य का एक चक्कर लगाने में, सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में इससे लगभग 84 ईयर्स मतलब 84 वर्ष का समय लगता है पृथ्वी के हिसाब से। पृथ्वी के वर्ष के अगर हिसाब से देखें तो 84 वर्ष का समय लगता है इसको पूरा एक चक्कर घूमकर वापस आने में। ठीक, और 2870 मिलियन किलोमीटर इसकी सूर्य से दूरी है। ठीक, आगे चलो, अगली जानकारी इसके बारे में क्या है कि ये एक रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है। एक रोटेशन को अगर इसको करना हो, अपनी धुरी पर एक बार घूमना हो, तो उसके लिए लगभग 17 घंटे का समय लेता है ना, 17 घंटे और शायद 13 या 14 मिनट के आसपास ये समय लेता है। ठीक है, तो 17 घंटे 13 मिनट का जो समय है इसमें ये क्या करता है, ये इसमें एक घूर्णन करता है, एक रोटेशन जो है अपना कंप्लीट कर लेता है, अपने अक्ष पर एक बार पूरा घूम लेता है। ठीक, 17 घंटे के अंदर। चलो, मतलब कि यहाँ पर जो दिन होगा वो कितने घंटे का होगा, 17 घंटे का होगा, हमारे यहाँ 24 घंटे का होता है। ठीक है, चलो, मतलब कि जितना बड़ा प्लेनेट है उतना रोटेशन फास्ट है। अब आप देखो जरा कि इसका साइज छोटा हो गया, शनि से छोटा है तो रोटेशन इसका बढ़ गया। तो अगर इसे लॉजिक लेके आप चलोगे तो आपको याद रखने में चीज़ें आसानी होगी, है ना। जैसे कि हमने जो छोटे छोटे प्लेनेट है उनका रिवॉल्यूशन भी फास्ट था,
और रोटेशन भी उनका क्या है, फास्ट है। बट जितना बड़ा प्लेनेट है तो रिवॉल्यूशन तो उसका बड़ा रहेगा, मतलब कि सूर्य की परिक्रमा करने में तो वो ज़्यादा समय लेगा, परंतु अपने अक्ष पर घूमने में वो कम समय लेता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है तो वो 9 घंटे लेता है, शनि जो है वो 10 घंटे लेता है। अब यूरेनस पे आ गए जो कि और छोटा हो रहा है, क्योंकि ये तो सीरियल वाइज है ना, ये जुपिटर, जुपिटर से छोटा शनि, शनि से छोटा अरुण, और ये वरुण मतलब कि यूरेनस और नेपच्यून। तो ये सीरियल वाइज है, ये बड़ा छोटा छोटा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब कि घटता हुआ क्रम है। ये 9 घंटे ले रहा है, ये 10 घंटे के आसपास है, ये 17 घंटे हो गया, मतलब कि रिवॉल्यूशन यहाँ पर क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, चलो तो घूर्णन, एक घूर्णन पूर्ण करने में 17 घंटे 13 मिनट का समय लेता है। ठीक है, आगे की बात चलें। इसके मून्स की अगर हम बात करें तो 27 मून्स हैं इसके पास। ठीक है, 27 नॉन मून्स है, मतलब कि ज्ञात चंद्रमाओं की संख्या यहाँ पर 27 है। 27 चंद्रमा इसके ज्ञात है, जिनके ऑर्बिट भी परफेक्ट है या ऑर्बिट भी कंफर्म्ड है, जो कि हमें पता है कि किस ऑर्बिट में ये घूमते हैं। ठीक है, अब ये जो मून्स है यहाँ पर लाइफ का कोई रीजन या कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर है सूर्य से, तो इनके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है दूरी की वजह से, है ना। तो क्योंकि अभी यूरेनस जो है इसी के ऊपर स्टडी प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो फिर उनके चंद्रमाओं के ऊपर जो है फोकस अभी फिलहाल में नहीं है। जो इनर प्लैनेट्स है उन्हीं के ऊपर हमारा सारा फोकस है। तो 27 चंद्रमा है गिनती में, और भी हो सकता है आगे मिल जाए, पर जो लेटेस्ट अपडेट है वो 27 है। ठीक है, चलो फिर आगे चले। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको आइस जाइंट कहा जाता है। आइस जाइंट मतलब कि बर्फ का दाना आप कह सकते हो। मैंने कहा ना कि शनि को भी आप आइस जाइंट बोल सकते हो, यूरेनस को भी बोल सकते हो, नेपच्यून को भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि इन सब पर सिर्फ बर्फ जमी हुई है और कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा दूरी होने की वजह से सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पहुँच तो जाता है, पर उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है ना। वो जैसे होता है ना कि दूर दिया जल रहा हो कोई, इस तरीके से वहाँ से सूर्य दिखाई देता है। अब आगे चलो, अगली इंफॉर्मेशन इसके बारे में क्या है कि इसकी जो खोज है वो किसने की थी। इसकी जो खोज है वो विलियम हर्सेल, है ना, विलियम हर्सेल ने की थी। इसकी खोज की थी विलियम हर्सेल ने। ये नाम हमको अच्छे से याद रखना है। शनि ग्रह की, सॉरी यूरेनस जो प्लेनेट है, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है विलियम हर्सेल। ठीक है, अब देखो ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में मिल जाता है, बहुत सालों से इन्होंने प्रयास किया होगा और दूसरे भी खगोलीय पिंडों पर काम किया, तब जाकर के इनको शनि ग्रह के दर्शन हुए। ठीक, अगली बात करें तो इसको जो है यूरेनस को जो है ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है। ग्रीन प्लेनेट, ग्रीन प्लेनेट का मतलब है कि इसका रंग जो है दूर से देखने पर ये हरा दिखाई देता है। जैसे पृथ्वी नीली दिखाई देती है, मंगल लाल दिखाई देता है ना, उसी तरीके से ये जो प्लेनेट है ये कैसा दिखाई देता है, ग्रीन। बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? ये मीथेन गैस की वजह से। यहाँ पर मीथेन गैस होने का अनुमान है, जिसके कारण इसका जो रंग है वो हरा प्रतीत होता है, हरा दिखाई देता है। ठीक है, अलग अलग गैसों के रंग अलग अलग होते हैं, हम कई बार बात कर चुके हैं। तो मीथेन जो है उसके रंग की वजह से इसका भी जो रंग है वो हरा दिखाई देता है। ठीक है, तो ग्रीन प्लेनेट इसको कहा जाता है। चलो फिर आगे चलो। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका जो रोटेशन है उसमें एक खास बात है। अच्छा, जो पिछला मैंने आपको बताया था, जितने भी प्लेनेट हमने पढ़े हैं उसमें से एक प्लेनेट ऐसा है जो उल्टी दिशा में घूमता है। देखो वो प्लेनेट का नाम था वीनस। क्या नाम था उसका? वीनस। शुक्र ग्रह जो था वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है। सबके सब ग्रह जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं, पर वो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। मतलब वीनस पर सूर्य का जो उदय है, सनराइज जो है वो पश्चिम दिशा से होता है। वैसे ही यूरेनस जो है वो भी क्या कर रहा है? यूरेनस भी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, मतलब यूरेनस पर अगर आप सनराइज देखोगे तो आपको सूरज कहाँ से निकलता हुआ दिखाई देगा? पश्चिम दिशा से निकलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन करता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, कि इसका जो रोटेशन है वो कैसा है भाई? इसका जो रोटेशन है वो अपोजिट है, अपोजिट रोटेशन। ठीक है, अपोजिट रोटेशन। ठीक, चलो फिर अगली बात करें तो ये जो आपका यूरेनस है ये क्या है? ये अपने एक्सिस पर बहुत ज़्यादा टिल्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। जैसे पृथ्वी एक्सिस पर 23 डिग्री के आसपास टिल्ट है, झुकी हुई है, और वैसे ही जो यूरेनस है ये अपने अक्ष पर बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। मान लो ये यूरेनस है,
तो ये इस तरीके से इतना ज़्यादा टिल्ट है और इसी वजह से ये कैसा दिखाई देता है, ये लेटा हुआ दिखाई देता है। मतलब दूर से जब हम इस ग्रह को देखते हैं तो इसको लेटा हुआ ग्रह की भी संज्ञा दी जाती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं सोलर सिस्टम में। तो लेटा हुआ ग्रह कौन है, यूरेनस है, क्योंकि ये अपने एक्सिस पर बहुत ज़्यादा झुका हुआ है, जिसकी वजह से ये दूर से देखने पर लेटा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, चलो फिर अगली इंफॉर्मेशन इसके बारे में क्या लिख सकते हैं हम, अगली इंफॉर्मेशन इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि इसका जो डायामीटर है वो कितना है, वो लगभग 50,724 किलोमीटर है। कितना है, 50,724 किलोमीटर का इसका डायामीटर है। ठीक है, मतलब कि इसका जो साइज है वो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर अगली बात करें तो इसका मैंने आपको बता दिया कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में ये कितना समय ले रहा है, 84 वर्ष ले रहा है। ये भी सारी चीजें हो गई। ठीक है, चलो तो मतलब कि इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हम दे सकते थे वो सारा कुछ दे चुके हैं। ठीक है, ये 4-5 चीजें होती हैं जो पूछी जाती हैं, दूरी है, आपका रिवॉल्यूशन है, रोटेशन है मून से, बस। ठीक है, अब देखो सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर है, इस वजह से हम इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और अगर है भी तो वो हमारे काम की नहीं है। इतनी चीज़ें हमको याद रखनी। ठीक है, चले भैया आगे। और स्टूडेंट्स, आप लोग पिछली क्लासेस में जो पढ़ाया जाता है एटलीस्ट उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अभी तो सोलर सिस्टम खत्म भी नहीं हुआ है और आप लोग पिछली चीज़ें भूल गए हो। चलो नया टॉपिक कोई शुरू हो जाता तो अलग बात थी, पर अभी तो सोलर सिस्टम ही चल रहा है हमारा। उसके बाद भी आप नहीं बता पा रहे हो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी ये कि वीनस का रोटेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना, और वो आप नहीं बता पा रहे हो। दैट मीन्स आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो प्लीज़ पढ़ाई पर थोड़ा सा सीरियस होकर आप काम शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जो प्लेनेट है हमारा नेपच्यून जो है, नेक्स्ट प्लेनेट है, हिंदी में इसको कहा जाता है वरुण ग्रह। ठीक है, कौन सा ग्रह है, वरुण ग्रह। सूर्य से अभी अगर हम आज के डेटा की बात करें तो सूर्य से 8वें नंबर का ग्रह है। ठीक है, और वरुण इसका नाम है और अंतिम ग्रह भी है, लास्ट प्लेनेट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर है, अंतिम ग्रह है। ठीक है, हिंदी में इसको वरुण कहते हैं। इसका एक और नाम है, वरुण का मतलब जल होता है, पानी होता है, इसलिए इसे सागर का या पानी का देवता भी कहा जाता है। ठीक है, सागर का या पानी का देवता भी कहा जाता है। ठीक, चलो फिर आगे इसके बारे में हम बात करें तो सबसे दूर है। ठीक है, सबसे दूर कितना दूर है भाई, कितना दूर है सूर्य से, तो सूर्य से लगभग 44 या 4500 मिलियन किलोमीटर, मतलब कि बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, मतलब कि अर्थ के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो लगभग 10 गुना से भी ज़्यादा है ये, है ना। तो 10 गुना क्यों, और भी ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 15 गुना है। तो 4500 मिलियन किलोमीटर दूर है, 4500 मिलियन किलोमीटर दूर है। मतलब कि सूर्य के प्रकाश को सूर्य से नेपच्यून तक पहुंचने में जैसे अर्थ पर 8.5 मिनट का टाइम लगता है, तो यहाँ तक जब इसकी दूरी अर्थ से 15 गुना ज़्यादा है तो इस पर लाइट को पहुँचने में भी 15 गुना ज़्यादा समय लगेगा। 15 टाइम्स लेटर वो वहाँ पर जाकर के पहुँचेगा। यहाँ पर 8 मिनट लग रहा है तो 8 में 15 का गुणा कर दीजिए आप, उतने मिनट में जो है ये वहाँ पर जाकर के पहुँचेगा। बहुत ज़्यादा दूर है। चलो फिर अगली बात, इसके जो सैटेलाइट्स हैं, इसके पास लगभग 13 या 14 सैटेलाइट है। ठीक है, 13 या 14 सैटेलाइट है इसके पास। 13 या 14 हम मून बोलें तो ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सैटेलाइट का मतलब जनरली बच्चे समझते हैं कि जो हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजते हैं उन्हीं को सैटेलाइट बोलते हैं, बट उनको तो बोलते ही हैं, बट जो नेचुरल सैटेलाइट है उसको भी सैटेलाइट ही बोला जाता है। और अगर हम मून बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 14 इसके पास मून है ना, जैसे हमारे पास 1 है, इसके पास 14 मून है। अगली बात करें तो इसका जो इसका है ना, मतलब कि नेपच्यून का लार्जेस्ट मून कौन सा है, ट्राइटॉन। कौन सा है, ट्राइटॉन जो है वो लार्जेस्ट मून है। लार्जेस्ट मून है किसका, आपके नेपच्यून का। सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट मून बृहस्पति के पास है, पर नेपच्यून का लार्जेस्ट मून जो है वो ट्राइटन है, और शनि के पास जो है वो टाइटन है। दोनों के नाम में थोड़े से मिलते जुलते साउंड इको कर रहा है, बट ये ट्राइटॉन है और वो क्या था, टाइटन था। तो सबसे लार्जेस्ट मून है किसका, नेपच्यून का। ठीक, अगली बात करें तो इसके बाद में हम देख सकते हैं कि इसका जो ऑब्जर्वेशन है या इसकी खोज जो है वो किसने की थी, वो की थी जॉन गैली ने। किसने की थी, जॉन गैली ने। जॉन गैली ने इसकी सबसे पहले खोज की थी। ठीक, इसको सबसे पहले खोजा था जॉन गैली ने। तो 3 चीज़ें हो गई, सूर्य से दूरी हो गई, सैटेलाइट हो गए, लार्जेस्ट इसका मून हो गया, इसके बाद में जो है आपका जॉन गैली हो गया। अब नेक्स्ट आप देखो तो इसके बारे में कि ये एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा। सूर्य से दूरी हमने बता दी, अब आ जाते हैं हमारे रोटेशन के ऊपर कि अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगा। भले ही उल्टा घूम रहा है
सॉरी उल्टा नहीं, ये जितना भी आपका रोटेशन है इसका, ठीक है, वो अब कैसा होगा बाकी के प्लैनेट के कंपैरिजन में, वो देखो जरा, तो इसको भी लगभग जो है 16 घंटे 19 मिनट के आसपास का समय लगता है। मतलब कि यूरेनस और नेपच्यून का जो आपका रोटेशन का टाइम है वो लगभग सेम है, वहाँ 17 घंटे था, यहाँ 16 घंटे के आसपास है। ठीक, चलो फिर आगे चले, तो सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? बहुत ज़्यादा लगेगा अब तो, है ना। सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? ये लगभग लेता है 164 वर्ष का समय, मतलब कि 164 ईयर्स, 164 ईयर्स का टाइम जो है, इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। ठीक है, चलो फिर आगे चलो, तो इसके बारे में और हम क्या बोल सकते हैं कि जो यूरेनस था और नेपच्यून है, इन दोनों को जो है ट्विंस प्लैनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ये बात भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि पृथ्वी का ट्विंस कौन सा है, तो पृथ्वी के 2 ट्विंस है, अर्थ के 2 ट्विंस है। कौन कौन से? एक मार्स भी है और एक वीनस भी है। वीनस कुछ अलग रिस्पेक्ट में है, मार्स कुछ अलग रिस्पेक्ट में है। ठीक है, मार्स की कुछ प्रॉपर्टीज अर्थ से मिलती है, वीनस की भी कुछ प्रॉपर्टीज अर्थ से मिलती है। ठीक है, इसलिए उसको भी जुड़वा ग्रह कहा जाता है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो जो अरुण और वरुण है, मतलब कि यूरेनस और नेपच्यून है, ये भी दोनों क्या है? ये दोनों ट्विंस कहे जाते हैं, जुड़वा ग्रह कहे जाते हैं। क्यों? कि आप डाटा देख लो, है ना। अभी हमने कहा कि रोटेशन दोनों का सेम है, ठीक है, साइज जो है लगभग दोनों का सेम है। ठीक है, उसके बाद में सैटेलाइट्स, अगर हम सैटेलाइट्स की बात करें तो सैटेलाइट्स में भी जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। सैटेलाइट्स तो खैर उसके पास ज़्यादा है, बट 2-3 चीज़ों में तो कम से कम ये मिल ही रहे हैं, है ना। इस वजह से भाई आइस जाइंट है दोनों, तो 3-4 प्रॉपर्टीज़ की मिलती है, इस वजह से इनको ट्विंस कहा जाता है। ठीक, चलो फिर इसके अगर हम बोलें कि इसका जो साइज़ है या इसका डायामीटर की अगर हम बात करें तो 49,244 या 45 किलोमीटर होता है। जो यूरेनस था उसका 50,000 था, इसका क्या है? 49,000। मतलब कि यहाँ पर भी सिमिलरिटीज़ है, साइज़ जो है इसका लगभग दोनों का कैसा है? सेम है। तो ये डाटा को अगर इस तरीके से हम याद करते हैं, है ना, कंपेरेटिवली, तो आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब देखो आपकी नेपच्यून और यूरेनस में बहुत सारी कॉमन चीज़ें निकल आई, तो उन कॉमन चीज़ों को आपको एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, दूसरी बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गई इसके बारे में सारी बातें, और इसमें कुछ रह नहीं जाता है ना, सारी चीज़ें हो गई। वही है कि आइस जाइंट है, लाइफ का कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर है नहीं, ठीक है, वगैरह वगैरह। चलो तो फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगली चीज़, अगले ग्रह की तरफ चले हम। अब अगला ग्रह कौन सा है? ग्रह तो खत्म हो गए, है ना। तो आपको एक दूसरे ऑब्जेक्ट के बारे में मैं बताता हूँ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में भी दे दूंगा। ठीक है, हो गया स्टूडेंट्स। चलिए अब देखो, हम थोड़ा सा डिस्कशन जो है हमारे मून के बारे में भी कर लेते हैं, तो हमारा सोलर सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सोलर सिस्टम में मून भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का जो चंद्रमा है उसकी बात कर रहे हैं हम, चंद्रमा तो सभी के पास है, हम अभी किसकी बात करेंगे? पृथ्वी की। तो पृथ्वी का जो चंद्रमा है, आप बताइए कि यहाँ से पृथ्वी से कितनी दूर है? सूर्य से नहीं, पृथ्वी से मान लीजिए हमारा अर्थ है ना, ये अर्थ है, अर्थ से मून का जो डिस्टेंस है वो कितना है? ये मून रहा। तो अर्थ से मून का जो डिस्टेंस है वो लगभग कितना है भाई? 3,84,000 किलोमीटर के आसपास होता है। 3,84,000 किलोमीटर जो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, किसका? अर्थ और मून के बीच का। ठीक है स्टूडेंट, और अगर हम साइज की बात करें तो अर्थ का 1/5 या कुछ लोग 1/6 भी इसको मानते हैं। मतलब कि पृथ्वी की तुलना में इसका आकार 5 से 6 गुना छोटा है। ठीक है, मतलब कि अगर अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और साथ में वो थोड़ा सा डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है, बट उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी हम। तो सीधा सीधा आप तो ये समझो कि पृथ्वी से 5 गुना छोटा है, इसलिए उसका गुरुत्वाकर्षण भी पृथ्वी से 5 गुना कम होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलो फिर और क्या बात कर सकते हैं हम चंद्रमा के बारे में, कि चंद्रमा का जो व्यास है वो लगभग कितना है? 3,474 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, 3,474 किलोमीटर के आसपास है। 0.8 भी है, पॉइंट नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 3,474 किलोमीटर का इसका व्यास है। मतलब कि अर्थ का जो डायमीटर था, अर्थ का डायमीटर लगभग 12,000 के आसपास है ना, और इसका जो है 3,000 के आसपास है। मतलब कि ये 4-5 गुना का या कम से कम 4 गुना का अंतर तो आ ही रहा है। ठीक, चलो फिर अगला देखो, तो मून के बारे में और हम क्या बोल सकते हैं कि ये अपने
पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है ना। अब ये तो मून है, इसलिए ये सूर्य का चक्कर तो लगाएगा नहीं, ये किसका चक्कर लगाएगा, अर्थ का। तो अर्थ का एक चक्कर लगाने में ये कितना समय लेता है, तो अर्थ का एक चक्कर लगाने में ये 27 दिन है ना, 27 दिन 7 घंटे 27 दिन 7 घंटे और ये शायद 43 मिनट्स है ना, 43 मिनट्स और 15 सेकेंड ये डाटा है। इसको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये एग्जैक्ट डाटा ये पूछा जाता है। 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 15 सेकेंड का समय लेता है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में। ठीक है, पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लेता है। बात समझ में आ गई। अब देखो साथ ही में ये अपने अक्ष पर भी घूम रहा है। हमको भले ही लगता हो कि चंद्रमा अपने अक्ष पर नहीं घूमता है, क्योंकि जब भी हम चांद को देखते हैं तो हमें उसका एक ही सरफेस दिखाई देता है ना, वही स्पॉट वाला। तो वही सरफेस दिखाई देता है, उसके दूसरे सरफेस को किसी ने अभी तक नहीं देखा है। क्यों नहीं देख पाए हैं, क्योंकि पृथ्वी से नहीं देखा है। हालांकि उसको अगर देखना है तो फिर वही सैटेलाइट प्रोब्स वगैरह भेजने पड़ते हैं। वो देखने का रीज़न क्या है वो अगली लाइन में आपको पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो रोटेशन है वो भी लगभग कितना है 27 डेज में ये घूर्णन करता है अपने अक्ष पर। मतलब कि जितने समय में ये अपने अक्ष पर घूम रहा है उतने ही समय में ये पृथ्वी का भी चक्कर लगा रहा है, जिसकी वजह से पृथ्वी से देखने पर इसकी स्थिति हमेशा एक समान दिखाई देती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और इंटरेस्टिंग भी है कि पृथ्वी से जब भी आप उसको देखोगे तो ये एक ही स्थिति में आपको दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि इसका रिवॉल्यूशन और रोटेशन दोनों टाइम पीरियड सेम है। इसका पृथ्वी के चारों तरफ जो उसका परिक्रमा है वो भी, और जो उसका अक्ष पर घूर्णन है वो भी दोनों समान है। और इन दोनों के समान होने की वजह से ये पृथ्वी के सापेक्ष हमेशा स्थिर दिखाई देता है, और इसीलिए हमको कन्फ्यूजन होता है कि ये जो मून है ये अपने एक्सिस पर घूमता है या नहीं घूमता है। ठीक है, बट घूमता है। ठीक है, पर उसका टाइमिंग जो है इतना है। अगले अगर हम बात करें, ठीक है, तो मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालता है, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं थोड़ी सी। मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के ऊपर बहुत इम्पैक्ट करता है। कैसे करता है कि जो हमारा सी वाटर है, अर्थ पर सबसे ज़्यादा क्या है, सी वाटर है। तो सी वाटर को ये अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से लो टाइड एंड हाई टाइड की सिचुएशन बनती है। लो टाइड एंड हाई टाइड को हम बोलते हैं ज्वार और भाटा। क्या बोला जाता है, ज्वार भाटा। समुंदर में पानी कई बार ऊपर चढ़ता है इस तरीके से, है ना, मतलब कि वाटर लेवल बढ़ता है कुछ जगहों का, और फिर कुछ घंटों के बाद वो अपने आप नीचे भी चला जाता है, उतर जाता है पानी। तो पानी का इस तरीके से यूं चढ़ना और नीचे उतरना, उसी को बोला जाता है लो टाइड एंड हाई टाइड, ज्वार भाटा, है ना। और ये किसकी वजह से होता है, ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होता है। ठीक है, अब देखो कुछ लोग ऐसा हम कह सकते हैं कि भाई चंद्रमा तो हमेशा ऑर्बिट में है, तो फिर पानी उतरता चढ़ता क्यों है। या तो चंद्रमा ने अगर उसको अट्रैक्ट किया है तो वो ऊपर ही रहे, और अगर अट्रैक्ट नहीं किया है तो वो नीचे उतर जाए। बट ऐसा नहीं है, ये जो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है ना, इसकी वजह से इसका ग्रेविटेशनल फोर्स में फ्लक्चुएशन आ जाते हैं, इसके जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसमें परिवर्तन होता है, और जैसे ही ग्रेविटी वीक हुई तो वो पानी नीचे उतर जाता है। फिर दूसरे रोटेशन में कुछ देर के बाद वो वापस उसको क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। इस तरीके से जो है मून अपने समुद्र उसको प्रभाव डालता है। ठीक है, चलो ये हो गई मून के बारे में बात। अच्छा, एक और चीज कि मून पर जो है ना, मून पर आने वाले टाइम में, आने वाले समय में जो साइंटिस्ट हैं हमारे, मतलब पूरी दुनिया के, वो एक बेस बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि जैसे हमारा यहाँ पर स्पेस एजेंसीज होती हैं, वो एक इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी वो मून पर बनाना चाहते हैं। हालांकि ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि अभी महत्वाकांक्षी योजना है ना, मतलब कि दूर की बात है, ऐसा होना अभी पॉसिबल नहीं है, बट ऐसी योजनाएं चल रही हैं। दूसरी क्यों, उसकी वजह भी क्या है भाई, सन के ऊपर, मून के ऊपर एक तो ये हमारे पास है, दूसरी बात कि इस पर एटमॉस्फेयर तो नहीं है, इसलिए रेडिएशन बहुत ज़्यादा है। बट इसके अंडरग्राउंड अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पर मून पर हमको एक चीज़ क्या मिली है कि यहाँ पर हमें जिसको हम बोलते हैं ना कि प्रसुप्त ज्वालामुखी, जो क्रेटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मिले हैं। मतलब कि किसी समय में मून के ऊपर भी ज्वालामुखी जो है वो फटते थे, ज्वालामुखी का जो ब्लास्ट है वो हुआ था, जिसकी वजह से ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसकी सरफेस के नीचे जो मैग्मा है, जो लावा है पिघला हुआ, ठीक है, वो फ्लो होता था। भाई ज्वालामुखी तभी तो फटेगा जब उसके नीचे लावा होगा, मैग्मा होगा। तो वो जब फ्लो करता है तो क्या करता है कि जो भी सरफेस से वो फ्लो करता है वहाँ पर एक टनल बनाता हुआ जाता है।
है ना। जैसे मान लो लावा यहाँ से बह रहा है पृथ्वी के अंदर की सतह से, तो यहाँ पर वो पूरा एक सुरंग जैसा स्ट्रक्चर बना देगा। तो वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि उस लावा ट्यूब, उसको लावा ट्यूब बोला जाता है, कि चंद्रमा के सरफेस के नीचे, मून के सरफेस के नीचे बहुत सारी लावा ट्यूब्स हैं, जिनकी वजह से इनके अंदर हम हमारा बेस बना सकते हैं, जिससे वो रेडिएशन से हमको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गई मून के बारे में सारी बातें। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हमारा लेक्चर जो है वो ओवर हो गया है।